क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 2 में हमारा अंतिम टॉपिक, लास्ट टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट किया था अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ लिया था थायराइड ग्रंथि तक, अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट तक, है ना। आज उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो आज का भी बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो आपको अंत तक देखना है। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो, उसके बाद हम 3 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छे तरीके से, बहुत दमदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बस अच्छे से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर चर्चा करते हैं तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था थायराइड ग्रंथि तक। कहाँ तक पढ़ लिया था? थायराइड ग्रंथि तक पढ़ लिया था। आज इससे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने क्या क्या बताया था आपको? मैंने पहले आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि की स्थिति मैंने बताई थी कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। ये कहाँ पर होती है? ये मस्तिष्क में होती है, ये बात मैंने बताई थी। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे हार्मोन निकलता है पिट्यूटाइन हार्मोन। पिट्यूटाइन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए इस पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इससे कुछ अन्य हार्मोन भी निकलते हैं, उसके नाम भी मैंने बताए थे। वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, ये कुछ नाम मैंने आपको बताए थे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो ये बातें हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ी थी। उसके बाद 2 नंबर हमने स्टार्ट किया था हाइपोथैलेमस को। किसको स्टार्ट किया था? हाइपोथैलेमस को, है ना। तो मैंने क्या बताया था? ये पीयूष ग्रंथि सभी के ऊपर, मतलब क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन रखता है? इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखता है हाइपोथैलेमस। कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। यानी ये एक तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? ये भाग होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पे क्या करता है? नियंत्रण रखता है। यानी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित रखता है और 2 हार्मोन छोड़ता है। कौन कौन से हार्मोन? एक तो मोचक हार्मोन और एक निरोधी हार्मोन। दूसरा है निरोधी हार्मोन, है ना। ये मोचक हार्मोन तो क्या करेगा? इस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा और ये निरोधी हार्मोन क्या करेगा? इस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने से मना करेगा, है ना, ज़्यादा नहीं छोड़ दे, इसका काम करता है। उसके बाद हमने 3 नंबर पढ़ा था, वो था पीनियल। 3 नंबर हमने किसके बारे में पढ़ा था? पीनियल के बारे में पढ़ा था। पीनियल के बारे में मैंने बताया था कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। इसका आकार मैंने चावल के दाने जैसा बताया था, है ना। हार्मोन कौन सा निकलता है? हार्मोन निकलता है मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? सोने व जागने की दर को नियंत्रित करता है। सोने व जागने की दर को नियंत्रित करना किसका काम होता है? पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मिलेटोनिन हार्मोन का काम होता है। ये बातें मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? थायराइड ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, तो मैंने बताया था आपको गले में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? गले के अंदर। और फिर मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है। इसकी स्थिति मैंने बताई थी गले के अंदर। आकार मैंने बताया था तितली के आकार का। कैसा होता है? तितली की जैसी होती है ना। उसके बाद मैंने बताया था कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है, थायरोक्सिन हार्मोन।
और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गलगंठ, घेंघा या फिर गाइटर रोग हो जाता है। कौन सा? गलगंठ, घेंघा या फिर गाइटर रोग हो जाता है, जिसमें होता क्या है, हमारा गला सूज करके नीचे लटक जाता है। यही बात हमने कल पढ़ी थी। आज इससे आगे शुरू करने वाले हैं, यहाँ तक आप सभी को पता है। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि का ही एक प्रकार है पैराथायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड की जैसे ही काम करती है, लेकिन हमें पढ़ना है पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो आप 5 नंबर हेडिंग लगा सकते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कहाँ पर स्थित होती है। इसकी स्थिति की बात सबसे पहले आती है, भाई ये स्थित कहाँ पर होती है। अगर इसकी स्थिति की अगर चर्चा करते हैं तो ये स्थित होती है थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे। यानी हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो तो आगे की साइड होती है गले के अंदर, और ये कहाँ पर होती है? उसके पीछे होती है ना। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर आगे होती है, और उस थायराइड ग्रंथि के पीछे क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? अगर हार्मोन की चर्चा करते हैं तो इससे निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन नाम का हार्मोन निकलता है। कहने का मतलब पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है? कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पैराथार्मोन हार्मोन करता क्या है? ये पैराथार्मोन हार्मोन हमारे शरीर में, पैराथार्मोन हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है? कैल्शियम यानी रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना, कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना, ये इसका काम होता है। भाई जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है वो क्या काम करेगा? हमारा जो खून है, खून में कैल्शियम और फास्फेट का स्तर ना तो कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। यानी कहने का मतलब कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। किसके बारे में? पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी से रोग कौन सा होता है? तो कमी से होने वाले रोग का नाम है टिटेनी रोग। कौन सा रोग? टिटेनी रोग। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। यानी इस पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में। और उम्मीद करते हैं बात आपको याद भी रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पैराथायराइड ग्रंथि यानी स्थिति थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है और हार्मोन छोड़ती है पैराथार्मोन हार्मोन, और रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? इस पैराथार्मोन हार्मोन का होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग होता है। इतनी बात आपको पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में ध्यान रखनी थी। चलिए इससे आगे चर्चा करते हैं 6 नंबर ग्रंथि, और 6 नंबर ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। अब हम चर्चा करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि है क्या? थाइमस ग्रंथि, चलिए देखिए ध्यान से। 6 नंबर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, अगर हम थाइमस ग्रंथि की चर्चा करते हैं तो ध्यान से समझना इस बात को। थाइमस ग्रंथि की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है थाइमस ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? स्थित कहाँ पर होती है? इसकी स्थिति की चर्चा करते हैं। भाई थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है तो हमें पता होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हमारी वक्ष में हृदय व महाधमनी के ऊपर। अब इस बात को समझना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, समझोगे। यानी जो वक्ष है, वक्ष का मतलब चेस्ट, हमारी छाती। हृदय आप जानते ही हो,
और महाधमनी आप जानते ही हो, यानी ये मान लो हमारी चेस्ट है, इस प्रकार से ये चेस्ट है, इसके ऊपर इस प्रकार से हमारी गर्दन वगैरह है, तो यहाँ पर ये हमारा हृदय है। तो हृदय के थोड़ी सी ऊपर की साइड, हृदय के थोड़ी सी ऊपर की साइड क्या पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। यानी ये जो हमारी चेस्ट होती है, हमारी जो छाती होती है, उसमें हृदय और महाधमनी के ऊपर क्या पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो थाइमस ग्रंथि है ये किसके अंदर विकसित होती है, ये किस में विकसित होती है और कब ये विलुप्त हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, यह ग्रंथि छोटे बच्चों में विकसित होती है, छोटे बच्चों में विकसित होती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में विकसित होती है, लेकिन किशोर अवस्था के बाद सिकुड़ जाती है। इसलिए इसे बाल्याग्रंथि भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे से, बाल्याग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं बाल्याग्रंथि? क्योंकि छोटे बच्चों में विकसित होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 10-11 साल की उम्र के बच्चे, उन्हीं में पाई जाती है। जैसे जैसे उस बच्चे की किशोर अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है? किशोर अवस्था, यानी वो 12-13 साल से ऊपर चला जाता है, तो उसमें धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और 18 साल की उम्र तक क्या हो जाती है? बिल्कुल सिकुड़ जाती है। कहने का मतलब वहाँ उसके शरीर में क्या नहीं पाई जाती है? उसके शरीर में क्या नहीं पाई जाती है? फिर थाइमस ग्रंथि नहीं पाई जाती। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे थाइमस ग्रंथि नहीं है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके थाइमस ग्रंथि है, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और 10th क्लास में बच्चा जो होता है वो लगभग 14-15 साल का होता है। इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत बची हुई है थाइमस ग्रंथि, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद बिल्कुल विलुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बाल्याग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्याग्रंथि कहा जाता है। ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी इस बाल्याग्रंथि इसके बारे में। इससे एक हार्मोन के बारे में और ध्यान रखना है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है ना? इससे हार्मोन कौन सा निकलता है तो आपको ध्यान रखना है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना? थाइमोसिन हार्मोन कौन स्रावित करती है? थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि स्रावित करती है। ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की ओर। नेक्स्ट ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। 7 नंबर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल या फिर अधिवृक्क भी कहा जाता है इसको। एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना। 7 नंबर एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि की चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना आपको अच्छे से। एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि होती क्या है? सबसे पहले बात आती है कहाँ पर स्थित होती है। स्थित कहाँ पर होती है, इसकी स्थिति की चर्चा करते हैं। वृक्कों के ऊपर मतलब जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती है। संख्या कितनी होती है इनकी संख्या 2 होती है, यानी दोनों किडनियों के ऊपर 1-1 होती है। संख्या इनकी कितनी होती है? 2 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि किडनी 2 है और दोनों किडनियों के ऊपर 1-1 ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि रहेगी। बात याद अच्छे से रहेगी। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी, इसका आकार कैसा होता है। अगर इसके आकार की चर्चा करते हैं तो इसका आकार जो होता है वो होता है त्रिकोणाकार। कैसा होता है? त्रिकोणाकार। इसका जो आकार होता है वो त्रिकोणाकार होता है। कैसा होता है? त्रिकोणाकार, यानी त्रिकोण यानी त्रिभुज के आकार की होती है। यानी मान लो ये इस प्रकार से किडनी हमारी, इस प्रकार से हमारी किडनी, इस किडनी के ऊपर इस प्रकार से पाई जाती है ये, ठीक है, और दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। इसका मतलब ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ कौन कौन से हार्मोन छोड़ती है वो बात आपको ध्यान रखनी है। हार्मोन की चर्चा करते हैं भाई, इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अगर हार्मोन की चर्चा करते हैं तो 2 हार्मोन छोड़ती है। एक हार्मोन को बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन, और दूसरे का नाम है नोरएड्रिनलिन। ठीक है, 2 हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन और
नोर एड्रेनलिन। अच्छा, तो एड्रेनलिन की चर्चा करते हैं। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। कुत्ता घुस रहा, मतलब भौंक रहा है, तो आप ये मत समझना कि कुत्ता यहाँ पर क्यों भौंक रहा है, तो भाई गांव में तो ऐसा ही होता है ना, समझते हैं ना आप। तो नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे से। एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, यानी एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? एपिनेफ्रिन कहा जाता है। और नोर एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? नोर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ये जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोनों को क्या कहा जाता है? संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब संकटकालीन स्थिति आती है, जब संकटकालीन स्थिति आती है, तब ये क्या करते हैं? हमें तैयार करने का काम करते हैं। जैसे मान लो हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, हमारे पीछे कुत्ता भागने लगे, तो हम क्या करेंगे? या तो उस कुत्ते का सामना करेंगे, या फिर उस कुत्ते से डर के हम भागेंगे। तो वो काम करने का काम किसका होता है? वो इसी का होता है, एड्रेनल ग्रंथि का। फिर अगर एड्रेनल ग्रंथि ने एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा छोड़ दिया, तो हम उस कुत्ते का क्या करेंगे? सामना करेंगे। अगर एड्रेनलिन ग्रंथि ने एड्रेनल हार्मोन नहीं छोड़ा, तो हम भाग छूटते हैं वहाँ से। इसका मतलब हमें संकटकालीन परिस्थितियों में तैयार करने का काम कौन करती है? यही एड्रेनल ग्रंथि करती है। इसीलिए इससे उत्पन्न होने वाले हार्मोनों को क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन, या फिर दूसरा नाम आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, या फिर करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन भी इसे कहा जाता है ना। करो या मरो हार्मोन, डू एंड डाई, करो या मरो हार्मोन, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्योंकि संकटकालीन परिस्थिति में ये हमें तैयार करने का काम करते हैं। इसलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है एड्रिनल या फिर अधिवर्क ग्रंथि के बारे में। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको अच्छे से याद करनी है और अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं। फिर देखना आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं, है ना। आप किसी भी साल के पेपर को उठा के देख लेना, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं ये आपसे दावा करता हूँ, है ना। बस आपका काम है अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ना। अगली जो 8 नंबर जो ग्रंथि उनका नाम है, उसका नाम है वर्षण ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि। और वैसे मैं वर्षण के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने आपको जनन तंत्र पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको नर जनन तंत्र के टॉपिक में मैंने आपको प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ाया था, तब मैंने आपको वर्षण के बारे में बताया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यह केवल नर में पाई जाती है, यह केवल नर का मतलब मेल, किस में पाई जाती है? केवल और केवल मेल में पाई जाती है। मतलब ये केवल और केवल नर के अंदर पाई जाती है, यानी ये मादा में नहीं पाई जाती, मतलब स्त्री में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पुरुष में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आप याद रखोगे कि ये ग्रंथि हार्मोन कौन सा छोड़ती है, उस हार्मोन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हार्मोन छोड़ती है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टास्टेरोन हार्मोन। टेस्टास्टेरोन हार्मोन, टेस्टास्टेरोन हार्मोन कौन सा हार्मोन छोड़ती है? टेस्टास्टेरोन हार्मोन छोड़ती है। और ये हार्मोन क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो हार्मोन है, ये काम क्या करता है? अगर कार्य की चर्चा करते हैं तो ये ग्रंथि जो काम, ये जो हार्मोन है, ये क्या काम करता है? लैंगिक परिपक्वन का काम करता है, लैंगिक परिपक्वन का कार्य। अब लैंगिक परिपक्वन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो नर है, तो नर के जो लैंगिक अंग होते हैं उनको परिपक्व करने का काम किसका होता है? इसी टेस्टास्टेरोन हार्मोन का होता है ना। और ये जो टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, ये शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण। तो शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम भी किसका होता है? इसी टेस्टास्टेरोन हार्मोन का होता है। तो लैंगिक परिपक्वन का मतलब होता है जैसे मतलब संतान उत्पन्न करने की स्थिति आना, संतान उत्पन्न करने की क्षमता आना, लैंगिक परिपक्वन कहलाता है। तो ये काम किसका होता है? इसी टेस्टास्टेरोन हार्मोन का होता है। या फिर
शुक्राणुओं का निर्माण करना, ये भी किसका काम है, ये भी काम इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और उम्मीद करते हैं बात आपको याद भी रहेंगी। इतनी सी बात आपको इस वृषण ग्रंथि के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं 9 नंबर लास्ट, आज की जो लास्ट और इस चैप्टर की जो लास्ट ग्रंथि है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो है बच्चा अंडाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। अब अंडाशय के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे मैं अंडाशय के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ, है ना। अंडाशय के बारे में ध्यान से समझना आपको। यह केवल किस में पाई जाती है, यह केवल मादा में पाई जाती है। जिस प्रकार से वृषण नर में पाई जाती है उसी प्रकार से अंडाशय मादा में पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रंथि केवल और केवल किस में पाई जाती है, मादा में पाई जाती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अच्छा, कौन से हार्मोन छोड़ती है, ये बात भी आपको पूछी जा सकती है। ये ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन छोड़ती है, तो अगर हार्मोन की चर्चा करते हैं तो दोस्तों 2 हार्मोन छोड़ती है। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी 2 हार्मोन छोड़ती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि भी इस अंडाशय ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और आप याद रखोगे। अच्छा, इनका कार्य क्या होता है ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इनका काम क्या है, ये काम क्या करते हैं, तो ये वही काम करते हैं तो लैंगिक परिपक्वन का काम करते हैं। लैंगिक परिपक्वन का कार्य, लैंगिक परिपक्वन का कार्य। अच्छा, मतलब जो स्त्री होती है वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में आती है या फिर संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता आती है उसे हम लैंगिक परिपक्वन बोलते हैं। वो काम किसका होता है, इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या करते हैं, मासिक चक्र या फिर मासिक धर्म का नियंत्रण। मासिक चक्र या फिर धर्म का नियंत्रण, यानी जो लेडीज होती है उसके 28 दिन बाद, हर 28 दिन बाद मासिक चक्र होता है ना। तो उस चक्र का, उस मासिक चक्र का, उस मासिक धर्म का जो मतलब नियंत्रण करना किसका काम होता है, इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। इसके साथ साथ गर्भ रक्षण करना। गर्भ रक्षण करने का मतलब क्या है कि मान लो किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उस बच्चे की रक्षा करना भी काम किसका है, इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है और उम्मीद करते हैं बात आपको याद भी रहेंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके बारे में, एक नोट में बात बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना अच्छे से, अब अच्छे से देखना। एक नोट में बात मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो इस चैप्टर की लास्ट और फाइनल लाइन है या सेंटेंस है, ध्यान रखना। एक तो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि, सॉरी एड्रिनल नहीं, अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। वैसे मैं अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मतलब मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और यह है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, यानी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, अग्न्याशय ग्रंथि। बहिस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है, ये एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। ये बात मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। और अंतःस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है। अच्छा, हार्मोन कौन कौन से छोड़ती है, एक तो इंसुलिन नाम का हार्मोन, इंसुलिन, और दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन इस अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। अगर एंजाइम की बात करें तो लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, है ना, ट्रिप्सिन हो गया। ये बातें मैंने आपको पीछे बताई थी एंजाइम के बारे में, जो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, इसी अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी छोड़ती है, तो उसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। और दोस्तों इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर लंबा चला है लेकिन आपको समझ में अच्छे से आया होगा, अपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, 3 नंबर चैप्टर के साथ, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में। किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। तो मैं आपको 2 चैप्टर करवा चुका हूँ, लगभग हमारी 32-33 क्लास हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हो
तो देखना आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। इसके साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा टेलीग्राम के ऊपर, जिससे कि हमारा आपको चैनल मिले और उसको आप ज्वाइन करो और उसके ऊपर आपको पीडीएफ वगैरह मिले। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।